एक खचाखच भरी मेट्रो ट्रेन के बारे में सोचिए। मतलब लोग अपने फोन में लगे हैं, कोई ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा है, कोई ऑफिस की प्रेजेंटेशन के बारे में सोच रहा है। एकदम नॉर्मल सा दिन। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल, जैसा हर रोज होता है। और तभी हवा में एक जहरीली गैस घुल जाती है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। पलक झपकते वो आम सा डिब्बा एक खौफनाक मौत के कुएं में बदल जाता है। लोग खांसने लगते हैं और एक एक करके फर्श पर गिर जाते हैं। और वो जो कातिल था? हाँ, जिसने ये सब किया वो बिना किसी घबराहट के बहुत ही शांति से उसी भीड़ में एक भूत की तरह गायब हो जाता है। इस पूरे सीन की सबसे डरावनी बात वो गैस या लाशें नहीं है। अच्छा, तो क्या है? डरावनी बात यह है कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमें खतरे से आगाह करता है ना, वो पब्लिक स्पेस में अक्सर सो रहा होता है। हम ये मानकर चलते हैं कि अगर हम मेट्रो या ट्रेन में हैं तो सिस्टम हमें बचाएगा। हाँ, हम व्यवस्था पे अंधा भरोसा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो कातिल, जिसका नाम बाद में मिलन दाम जी सामने आता है, वो इस सुरक्षा के भ्रम को कुछ ही सेकंड्स में चकनाचूर कर देता है। वो सिस्टम के अंदर का ही एक ऐसा भूत है जिसका कोई चेहरा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, चलिए इसको खोल कर देखते हैं। आज हम जिस विषय पर ये गहरी चर्चा कर रहे हैं वो सुजोय घोष की मास्टरपीस फिल्म कहानी से जुड़े कुछ बेहद विस्तृत लेख और स्रोतों पर आधारित है। और ये स्रोत बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलुओं को सामने लाते हैं। सही बात है। और हमारा मिशन यहाँ सिर्फ इस फिल्म की कहानी को दोहराना नहीं है। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली गुमशुदा इंसान की तलाश एक बेहद जटिल और साइकोलॉजिकल रिवेंज थ्रिलर में बदल जाती है। मतलब एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ किरदारों को नहीं बल्कि इसे देखने और समझने वालों को भी पूरी तरह से धोखा देती है। बिल्कुल। तो उस खौफनाक मेट्रो हमले के ठीक 2 साल बाद कहानी हमें सीधा कोलकाता के शोर शराबे के बीच ले जाती है, जहां एक महिला विद्या बागची लंदन से आती है, जो पूरी तरह से गर्भवती है। हाँ, गर्भवती है, सफर से थकी हुई है और एक अनजान शहर में टूटी फूटी बंगाली बोलकर बस काम चलाने की कोशिश कर रही है। वो अपने पति अर्नब को ढूंढ रही है। लोकल पुलिस स्टेशन का नजारा देखिए, वहां कोई उसकी परवाह नहीं करता। एकदम संवेदनहीन माहौल है वो। वही तो, सिवाय एक पुलिस वाले के, इंस्पेक्टर राणा। राणा विद्या की बेबसी देखकर भावुक हो जाता है और उससे जुड़ जाता है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। मुझे तो ये पूरी स्थिति एक माहिर जादूगर के खेल जैसी लगती है। मतलब जादूगर हमेशा जानबूझकर आपका ध्यान अपने बाएं हाथ की तरफ खींचता है। यहाँ वो बायां हाथ एक बेबस गर्भवती महिला है, ताकि आप दाएं हाथ को न देख सकें। जो कि एक खतरनाक साजिश है। एकदम सही, ताकि वो दाएं हाथ का खेल किसी को नजर ना आए। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गर्भावस्था एक हेलो इफेक्ट पैदा करती है। हेलो इफेक्ट? मतलब वो जो साइकोलॉजिकल बायस होता है? हाँ, बिल्कुल वही। समाज स्वाभाविक रूप से एक गर्भवती महिला की सुरक्षा करना चाहता है। ये हमारी इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग है। हम मान लेते हैं कि ये इंसान मासूम है, सच्ची है। अच्छा, तो मतलब ये स्थिति विद्या को पुलिस और अपराधियों दोनों की नजरों में शक के दायरे से पूरी तरह बाहर कर देती है। सही कहा, कोई उस पर शक कर ही नहीं सकता। ये तो बहुत ही शातिर तरीका है। खैर, जैसे जैसे विद्या और राणा की जांच शुरू होती है तो ये साधारण सी गुमशुदगी का मामला अचानक एक राष्ट्रीय खुफिया साजिश में बदल जाता है, जो हमें कहानी के सबसे डरावने हिस्से की ओर ले जाता है। हाँ, विद्या और राणा नेशनल डेटा सेंटर जाते हैं जहां अर्नब काम करता था। लेकिन वहां एचआर का कहना है कि अर्नब बागची नाम का कोई इंसान वहां कभी था ही नहीं। सोचिए, इंसान का पूरा वजूद ही मिटा दिया गया। ये बहुत खौफनाक है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसका। इसके साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के शांत और चतुर अफसर खान की एंट्री होती है। खान को विद्या पर शक है, लेकिन इन सब के बीच सबसे खौफनाक एंट्री होती है बॉब बिस्वास की। बॉब बिस्वास भारतीय सिनेमा के सबसे अलग विलेंस में से एक। बिल्कुल, वो एक आम बीमा एजेंट की तरह दिखता है, बहुत ही शालीनता से मुस्कुराता है, लेकिन बिना किसी भावना के बेरहमी से गवाहों का कत्ल कर देता है। बहुत ही ठंडे दिमाग से। यहाँ आकर बात वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब, क्या ये अजीब नहीं है कि फिल्म का सबसे खतरनाक कातिल कोई मस्कुलर गुंडा नहीं बल्कि एक साधारण सा बीमा एजेंट है? यही तो पॉइंट है। बॉब बिस्वास का साधारण दिखना ही उसे इतना भयानक बनाता है। हमारे स्रोत से बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। वो कैसे है? ये बैनलिटी ऑफ ईविल या बुराई के साधारणपन का एक परफेक्ट उदाहरण है। वो ये साबित करता है कि ताकतवर और खतरनाक लोग कोई अलग दुनिया से नहीं आते या उनके सींग नहीं होते। मतलब वो हमारे बीच ही रहते हैं। हाँ, वे दिन के उजाले में हमारे बीच एक आम इंसान का मुखौटा पहनकर घूमते हैं।
बॉब के लिए हत्या करना कोई जुनून का काम नहीं है, वो बस अपना काम कर रहा है, जैसे कोई बीमा पॉलिसी बेचना। ओहो, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मतलब कोई भी हो सकता है वो। बिल्कुल, कोई भी। और जैसे जैसे बॉब बिस्वास गवाहों को मारता है, खतरा बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। कहानी को अब एक ऐसे माहौल की जरूरत थी जहां ये सब छुप सके। और यहीं पर कोलकाता शहर और दुर्गा पूजा का माहौल एक जीता जागता किरदार बन जाता है। हाँ, पूरा शहर ढोल, रोशनी, बड़ी मूर्तियों और लाखों की भीड़ से भरा है। ये सुंदरता और डर दोनों पैदा करता है, क्योंकि इतनी भीड़ में कोई भी छिप सकता है। शोर इतना है कि कोई चीख भी नहीं सुन सकता। सही कहा। और इसी भारी शोर के बीच फिल्म का सबसे भावुक पल आता है। ईमानदार इंस्पेक्टर राणा की बॉब बिस्वास और उसके साथियों द्वारा बेरहमी से हत्या। ये बहुत ही शॉकिंग पल था। बहुत ज्यादा। राणा की मौत से कहानी अचानक बहुत डार्क और व्यक्तिगत हो जाती है। विद्या अंदर से टूट जाती है, लेकिन उसका इरादा फौलादी हो जाता है। बाद में बॉब भी मारा जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज सोचने वाली है। क्या? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो क्या दुर्गा पूजा का ये माहौल सिर्फ विजुअल्स को सुंदर बनाने के लिए था? हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी। अक्सर फिल्मों में त्योहार बस बैकग्राउंड के लिए होते हैं। क्या इसके पीछे कहानी की कोई गहरी साइकोलॉजिकल परत है? बिल्कुल है। स्रोत बताते हैं कि देवी दुर्गा बुराई के विनाश और स्त्री शक्ति का प्रतीक है। ये त्योहार फिल्म में एक उल्टी गिनती या काउंटडाउन की तरह काम करता है। अच्छा, मतलब जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ती है, विद्या का मिशन भी आगे बढ़ता है। एकदम सही। जहां बाहर से शांत और बेबस दिखने वाली विद्या अंदर से एक खतरनाक मिशन की तैयारी कर रही है। वाओ! त्योहार की इस भारी भीड़ और अफरा तफरी के बीच कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। सारे भ्रम टूट जाते हैं। विद्या आखिरकार भीड़ के बीच मिलिंद दामजी को खोज लेती है। वो खूंखार मिलन दामजी जो सबके लिए एक भूत था। हाँ, विद्या उसके पास जाती है, अचानक जमीन पर गिर जाती है और खून बहने लगता है। सबको लगता है कि उसका बच्चा गिर गया। हर कोई उस पर सुन्न रह जाता है। लेकिन तभी फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। विद्या कभी गर्भवती थी ही नहीं। वो एक नकली पेट था। हाँ, वो प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल कर रही थी। अर्नब गायब नहीं था, बल्कि उसी मेट्रो गैस हमले में मारा गया था जो मिलिंद दामजी ने करवाया था। विद्या अपने पति को ढूंढने नहीं, बल्कि उसका बदला लेने आई थी। बिल्कुल, वो मिलिंद दामजी को उसकी गर्दन में जहर देकर मार देती है और चुपचाप उसी भीड़ में गायब हो जाती है। और अंत में देवी दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन का दृश्य दिखाया जाता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब मैंने जब ये स्रोत पढ़े तो मुझे लगा कि विद्या का नकली पेट बिल्कुल ग्रीक माइथोलॉजी के ट्रोजन हॉर्स की तरह था। बहुत ही बेहतरीन उपमा है ये। है ना? एक ऐसा आवरण जिसने पुलिस, खूंखार अपराधियों और यहाँ तक कि आईबी अफसर खान को भी पूरी तरह से चकमा दे दिया। और यही चीज इस फिल्म को इतना आइकॉनिक बनाती है। विद्या ने शारीरिक ताकत या बंदूकों से नहीं, बल्कि दिमागी योजना और इमोशनल मैनिपुलेशन से जीत हासिल की। उसने लोगों की भावनाओं से खेला। बिल्कुल, उसने लोगों की सहानुभूति को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। जो उसे कमजोर समझ रहे थे, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? ये स्रोत सामग्री साबित करती है कि एक बेहतरीन थ्रिलर को बड़े एक्शन दृश्यों की जरूरत नहीं होती। सही कहा। एक कसी हुई राइटिंग और साइकोलॉजिकल सस्पेंस ही काफी है। और ये हमारे खुद के सोचने के तरीके पर भी सवाल उठाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो चीजें कमजोर या बेबस दिखती हैं वो हमेशा सच बोल रही होती हैं। हम अपनी भावनाओं में बहकर सच देखना भूल जाते हैं। बिल्कुल। ये कहानी हमारे खुद के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और दुनिया को देखने के नजरिए पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। और इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। हमारे स्रोतों के अंतिम हिस्से में एक बहुत ही गहरा विचार दिया गया है। हाँ, वो भूत वाला हिस्सा। हाँ, अंत में विद्या मिलन दामजी की तरह ही एक मिथक या भूत बन जाती है और भीड़ में गायब हो जाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक राक्षस को हराने के लिए क्या इंसान को खुद अपनी पहचान मिटाकर एक परछाई या भूत बनना पड़ता है? ये तो बहुत ही डार्क विचार है ना? और अगर हाँ, तो क्या बदला पूरा होने के बाद इंसान वापस अपनी पुरानी असलियत में लौट सकता है, या फिर वो हमेशा के लिए बस एक छलावा बनकर रह जाता है? ये वाकई में एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी दिमाग में गूंजता रहता है। मतलब क्या विद्या कभी वापस वो पुरानी विद्या बन पाएगी? खैर, इस सवाल का जवाब तो शायद उस भीड़ में ही कहीं खो गया है।